लगते हैं शायद किसी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए हों। इनमें कई इतिहासकारों, उनकी किताबों और इतिहास को देखने के अलग अलग तरीकों पर सवाल जवाब हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से कुछ खास, कुछ दिलचस्प बातें निकालें। खासकर इस पर ध्यान दें कि इतिहास को कैसे समझा जाता है, कैसे लिखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक किताब का जिक्र है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। स्रोत कहता है इसे एच.एम. इलियट और जॉन डॉसन ने संपादित किया था। इसमें एक बात लिखी है कि इलियट ने कथित तौर पर मुस्लिम शासकों के समय हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, जैसे हत्याएं, धर्म परिवर्तन वगैरह, उन पर जोर दिया है। और यहाँ मैं साफ कर दूं कि हम सिर्फ स्रोत की बात बता रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। और देखिए, एलियट और डॉसन का ये काम औपनिवेशिक काल का है। तो उस दौर के लेखन पर आप देखेंगी अक्सर उस समय की जो ब्रिटिश विचारधारा थी, उसका असर साफ दिखता है। अच्छा। तो ये हमें याद दिलाता है कि भाई कोई भी ऐतिहासिक विवरण हो, उसे देखते समय ये पूछना जरूरी है कि इसे लिखा किसने है और किस माहौल में लिखा है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है कि लिखने वाले का समय और माहौल कैसे असर डालता है। इसी तरह एक और बड़ा नाम आता है जेम्स मिल का। जेम्स मिल। उनकी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और फिर ब्रिटिश काल में बांटा। और स्रोत बताता है कि मिल का मानना था कि अंग्रेजों से पहले भारत में तानाशाही थी, अंधविश्वास था, मतलब पिछड़ा हुआ था। हाँ, और मिल का ये जो काल विभाजन है ना, ये बहुत प्रभावशाली रहा, लेकिन इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये भारत के इतने जटिल अतीत का मतलब जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है। अच्छा। और इसमें कहीं ना कहीं वो औपनिवेशिक सोच झलकती है, जिसमें ब्रिटिश शासन को एक तरह से प्रगति लाने वाला दिखाया गया। तो ये दिखाता है कि इतिहास का काल विभाजन करना भी अपने आप में एक व्याख्या है, वो सिर्फ एक तथ्य नहीं है। सही कहा। मतलब इतिहास सिर्फ क्या हुआ ये नहीं है, बल्कि उसे किस तरह से पेश किया जा रहा है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, स्रोत में फिर मार्क्सवादी इतिहास लेखन का भी जिक्र है। इसमें रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, इरफान हबीब जी, बिपिन चंद्र, डी.डी. कौशाम्बी, ए.आर. देसाई, ये सब नाम जुड़े हैं। हाँ, तो इनका नजरिया क्या अलग था पिछले वालों से? देखिए, मार्क्सवादी इतिहासकार जो है वो आम तौर पर आर्थिक संरचनाओं पर ध्यान देते हैं, वर्ग संघर्ष, सामाजिक बदलाव, इन चीजों पर। जैसे सामंतवाद। हाँ बिल्कुल, जैसे आर.एस. शर्मा की किताब है इंडियन फ्यूडलिज्म, वो सामंती व्यवस्था पर ही केंद्रित है। और डी.डी. कौशाम्बी को तो अक्सर भारत में इस मार्क्सवादी धारा का मतलब प्रवर्तक माना जाता है। ये लोग कोशिश करते हैं इतिहास को नीचे से देखने की, यानी आम जनता, शोषित वर्ग, उनके नजरिए से। अच्छा, तो फोकस अभिजात्य वर्ग से हटकर आम लोगों पर आ गया। जी। फिर एक और विचारधारा का जिक्र है, सबाल्टर्न स्टडीज। रंजीत गुहा, शाहिद अमीन, ज्ञानेंद्र पांडे, ये नाम जुड़े हैं इससे। जी, ये क्या है? ये मार्क्सवादी नजरिए से कैसे अलग हुई? सबाल्टर्न इतिहासकार भी देखिए समाज के हाशिए पर जो समूह हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, उन्हीं के इतिहास पर जोर देते हैं। फर्क यह है कि वो सिर्फ आर्थिक संरचनाओं तक ही सीमित नहीं रहते, वो सत्ता के जो सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू हैं उनको भी देखते हैं। उनका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि इतिहास लेखन पर हमेशा, चाहे वो औपनिवेशिक रहा हो या राष्ट्रवादी, हमेशा अभिजात्य वर्ग का ही दृष्टिकोण हावी रहा है, मतलब एलीट पर्सपेक्टिव। हाँ बिल्कुल, और इसने आम लोगों की आवाज को, उनके अनुभवों को दबा दिया है या अनदेखा कर दिया है। अरे वाह, मतलब इतिहास को देखने कितने अलग अलग तरीके, कितने विविध पहलू उभर रहे हैं इन स्रोतों से। स्रोत में ई.एच. कार का एक बहुत मशहूर कथन भी है। हाँ, ई.एच. कार कि इतिहास, इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की एक अंतहीन प्रक्रिया है। ये बहुत बहुत गहरी बात है। इसका मतलब सीधा सा है कि इतिहास कोई ऐसी स्थिर चीज नहीं है जो कहीं पड़ी हो और बस उसे खोज निकालना है, बल्कि इतिहास बनता है। इतिहासकार तथ्यों को चुनता है, उन्हें एक क्रम देता है, उनकी व्याख्या करता है, और फिर वो इतिहास हमारे सामने आता है। जी, तो ये अतीत और वर्तमान के बीच आप कह सकती हैं एक लगातार चलने वाला संवाद है, एक डायलॉग है। सही बात। तो इन स्रोतों से जो एक मुख्य बात निकल कर आ रही है वो शायद ये है कि इतिहास की किताबें सिर्फ तथ्य नहीं बताती, उनमें लिखने वाले का नजरिया, उसका समय, उसकी अपनी विचारधारा, वो सब कुछ झलकता है। बिल्कुल, चाहे वो औपनिवेशिक नजरिया हो, राष्ट्रवादी हो, मार्क्सवादी हो या फिर सबल्टन, हर दृष्टिकोण इतिहास की एक थोड़ी अलग तस्वीर पेश करता है। हाँ, और ये हमें पाठक के तौर पर सावधान भी करता है
कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किस नजरिए से लिखा है, ये समझना जरूरी है। निश्चित रूप से। और इन स्रोतों को पढ़कर एक आखिरी सवाल मन में आता है, हाँ। जिस पर शायद श्रोता खुद भी सोच सकते हैं हम्म, कि अगर इतिहास को इतने अलग अलग नजरियों से लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है, तो क्या कोई एक असली या जिसे हम वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री कहते हैं, क्या वैसी कोई चीज संभव भी है, या ये हमेशा व्याख्या का ही विषय रहेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, मतलब कैसे वो यहाँ जम गए? हाँ, और हमारे पास जो सवाल जवाब हैं, जो स्रोत हैं, वो इसी कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कंपनी की जो मुख्य नीतियां थीं, संधियां, लड़ाइयां, उन पर एक नजर डालना। हाँ, और ये समझना कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे मतलब शासक बन बैठी। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी मानी नीति से, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। सुनने में तो लगता है कि राज्यों की मदद के लिए थी। हाँ, सुनने में तो ये लगता है सहायक, पर असल में ये राज्यों के लिए काफी महंगा सौदा था। महंगा कैसे? देखिए, राज्य अपनी विदेश नीति, अपनी रक्षा नीति, सब पर नियंत्रण खो बैठते थे और उन्हें अपने ही खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना भी रखनी पड़ती थी। अच्छा, मतलब सुरक्षा के नाम पर एक तरह का बोझ। बिल्कुल, आर्थिक बोझ भी और राजनीतिक नियंत्रण भी। स्रोत बताते हैं कि हैदराबाद पहला राज्य था 1798 में, फिर 1802 में बेसिन की संधि हुई, उससे पेशवा भी इसके दायरे में आ गए। और इसके बाद आई लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं। ये तो सीधी विलय की नीति लगती है। हाँ, ये तो काफी सीधी थी। मतलब जिन शासकों के अपने बेटे मतलब प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उनके गोद लेने के अधिकार को नहीं माना जाता था और राज्य को मिला लिया जाता था। हाँ, सीधे ब्रिटिश राज में। सतारा, झांसी, नागपुर, ये सब बड़े उदाहरण हैं। 1848 से लेकर 1854-55 तक। लेकिन क्या ये सिर्फ उत्तराधिकारी न होने पर ही लागू होती थी? ज्यादातर तो हाँ, पर अवध का मामला देखिए 1856 में, वहां तो उत्तराधिकारी थे। हाँ, वहाँ क्या बहाना था? वहां कुशासन का आरोप लगाया, कर्नल आउटरम की एक रिपोर्ट आई और बस अवध को हड़प लिया गया। तो साफ है कि मकसद विस्तार था, बहाना कुछ भी हो सकता था। फिर नीतियां और युद्ध ये साथ साथ चल रहे थे। प्लासी का युद्ध 1757 वाला, वो तो कहते हैं कि लड़ाई कम, कूटनीति ज्यादा थी। क्लाइव की चाल। हाँ, वो तो काफी हद तक सही है, मीर जाफर का धोखा उसमें अहम था। लेकिन बक्सर 1764 का युद्ध, हाँ, बक्सर, वो एक असली सैन्य जीत थी। उसमें कंपनी की सेना ने मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की मिलीजुली सेना को हराया। अच्छा, ये तो बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। इसी जीत ने कंपनी को एक तरह से शासक वर्ग में ला खड़ा किया। और फिर हुई इलाहाबाद की संधि 1765 में, जिससे वो दीवानी अधिकार मिले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। बिल्कुल, दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार। यहीं से भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की, कह सकते हैं, असली नींव पड़ी। उस समय और यूरोपीय शक्तियां भी तो थीं, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, उनका क्या हुआ? हाँ, थी बिल्कुल। पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे। उन्होंने वो काटा सिस्टम चलाया था समुद्र में। वो परमिट वाला। हाँ, जहाजों के लिए परमिट। गोवा उनका बड़ा केंद्र था। पिट डाचाय उनकी कंपनी 16 से 2 में बनी। पुलिकट उनका मुख्यालय था। फ्रांसीसियों ने भी सूरत, मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी में अपनी फैक्ट्रियां खोली। लेकिन अंग्रेज आगे निकल गए। हाँ, धीरे धीरे। खासकर फ्रांसीसियों के साथ उनकी टक्कर हुई कर्नाटक युद्धों में। पहला युद्ध जो एक्सला चैपल की संधि से खत्म हुआ, उसमें मद्रास वापस मिला अंग्रेजों को। अपनी नौसेना और बेहतर रणनीति से उन्होंने बाकियों को पीछे छोड़ दिया। और इस संधियों का तो जैसे एक जाल ही बिछा दिया गया था, मैसूर के साथ, मराठों के साथ। बिल्कुल, हर बड़े युद्ध के बाद एक संधि होती थी और हर संधि भारतीय ताकत को थोड़ा और कमजोर कर देती थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि, मांगलोर की, सालबाई की, बेसिन की, फिर सिखों के साथ लाहौर की संधि, ये सब भारतीय राज्यों की घटती आजादी के निशान हैं। एक और चीज जो ध्यान खींचती है वो है निवेश शब्द का इस्तेमाल, आर्थिक पहलू। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। इन्वेस्टमेंट। 1765 में दीवानी मिलने के बाद क्या हुआ कि कंपनी बंगाल से जो पैसा वसूलती थी, हाँ, उसी पैसे से यहाँ का माल खरीद कर इंग्लैंड भेज देती थी। अरे, और इसे वो कहते थे निवेश। अरे, मतलब भारत के पैसे से ही भारत का माल खरीद कर बाहर भेजा जा रहा था। सही पकड़ा। नतीजा ये हुआ कि जो सोना चांदी पहले यूरोप से भारत आता था माल खरीदने के लिए, वो आना बंद हो गया, बल्कि भारत का धन ही बाहर जाने लगा। एक इतिहासकार हैं पर्सिवल स्पियर, उन्होंने इस दौर को
खुली और बेशर्म लूट कहा है। बाप रे। अच्छा, कुछ और खास बातें जो इन स्रोतों से पता चलती हैं, कोई दिलचस्प किस्सा? हाँ, जैसे बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान। हाँ, उनका एक मशहूर कथन है अंग्रेजों के बारे में कौन सा? कि ये उन मधुमक्खियों की तरह हैं जिन्हें अगर छेड़ो नहीं तो शहद देंगी, पर अगर छेड़ा तो काट खाएंगी। स्रोत में थोड़ा अलग रूप मिलता है कि समुद्र में आग लगा देंगी। ये दिखाता है कि वो उनकी बढ़ती ताकत को समझ रहे थे। और टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ है? हाँ, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। उन्होंने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। अच्छा, और वो बंगाल में द्वैध शासन? हाँ, वो क्लाइव ने शुरू किया था, मतलब नवाब भी है और कंपनी भी। बड़ा कंफ्यूजन था। उसे बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया। वो भी सत्ता पर नियंत्रण का एक तरीका था। तो कुल मिला के ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि चालाक नीतियों, संधियों और आर्थिक शोषण की भी है। बिल्कुल, ये एक सोची समझी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें भारतीय शासकों की आपसी फूट का भी फायदा उठाया गया और एक व्यापार करने आई कंपनी आखिरकार एक साम्राज्य बन गई। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन सब राजनीतिक और सैनिक घटनाओं के पीछे उस वक्त के आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा होगा। सही बात है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी खेती, उनका व्यापार, सब कैसे बदल रहा होगा। और क्या ये जो व्यापार और सत्ता का खेल था, ये हमेशा अलग अलग थे या शुरू से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे? ये सवाल जरूर सोचने लायक है। कार के कुछ अंशों के जरिए औपनिवेशिक भारत की आर्थिक दुनिया में झांक रहे हैं। जमीन, उद्योग, व्यापार, इन सब पर बात करेंगे। मकसद ये है कि समझें कि ब्रिटिश राज में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे बदली, कौन सी नीतियां आईं और उनका नतीजा क्या निकला। हाँ, और इसमें कुछ आप कह सकते हैं चौंकाने वाली बातें भी सामने आएंगी। बिल्कुल, जैसे वो एक गवर्नर जनरल ने कहा था ना कि भारतीय बुनकरों की हड्डियों से भारत के मैदान सफेद हो रहे हैं। हाँ, विलियम बेंटिंग, काफी मार्मिक टिप्पणी थी वो। तो चलिए इसी के तह तक चलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं जमीन से। अंग्रेजों ने कई तरह की भू राजस्व प्रणालियां लागू की। सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है वो थी स्थायी बंदोबस्त। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, इसमें मतलब जमींदारों को ही जमीन का मालिक मान लिया अच्छा। और उनसे हमेशा के लिए एक निश्चित लगान तय कर दिया गया। इसमें सरकार का हिस्सा था 1011 और जमींदार का सिर्फ 111। बाप रे। और वो सूर्यास्त कानून क्या था? हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प था। मतलब एक तय तारीख को सूरज ढलने से पहले लगान जमा करना होता था, वरना जमींदारी नीलाम। और ये भी कहते हैं कि इस पर उस वक्त की विग विचारधारा का असर था, जो जमींदारों को समाज का आधार मानते थे। लेकिन क्या ये कामयाब हुई? टी.आर. होम्स ने तो इससे एक दुखदाई और भयंकर भूल कहा था। बिल्कुल सही नहीं रही ये व्यवस्था। इसके उलट फिर मद्रास, बॉम्बे में रैयतवाड़ी आई। रैयतवाड़ी? हाँ, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इसमें सीधी किसानों से, मतलब रैयत से लगान तय किया गया। अच्छा, सीधे किसानों से। और फिर एक और थी, महालवाड़ी। उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत में होल्ट मैकेंजी ने शुरू की। इसमें पूरे गांव यानी महाल से बंदोबस्त होता था। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके, पर सबका असर तो किसानों पर ही पड़ा होगा। जाहिर है, लगान बढ़ना ही मुख्य मकसद था एक तरह से। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं उद्योग पर। क्या ये सच है कि ब्रिटिश शासन में भारत का विऔद्योगीकरण हुआ, मतलब उद्योग धंधे चौपट हो गए? देखिए, ये बड़ा सवाल है और इस पर इतिहासकारों में मतभेद भी है। अच्छा। हाँ, जैसे मॉरिस डी मॉरिस हैं, वो मानते थे कि ये बात थोड़ी बढ़ा चढ़ा के कही गई है। उनका कहना था कि पक्के आंकड़े नहीं हैं ये साबित करने के लिए। लेकिन राष्ट्रवादी विचारक, हाँ, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त जैसे लोग मानते थे कि ये बिल्कुल सच था। उनका तर्क सीधा था। ब्रिटेन का जो सस्ता मशीन से बना माल था ना, कपड़ा, मैनचेस्टर वाला, हाँ, खासकर कपड़ा, उसने भारतीय बाजार को एकदम पाट दिया। तो यहाँ के जो हाथ से काम करने वाले थे, दस्तकार, बुनकर, उनकी तो कमर ही टूट गई। बिल्कुल। और शायद इसीलिए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को 1834-35 में लिखना पड़ा। वही बात, बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं, सफेद कर रही हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये तो असल लोगों की कहानी थी। हाँ, मानवीय त्रासदी थी वो। और फिर व्यापार को देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, हाँ, वो भी तो खत्म हुआ धीरे धीरे। बिल्कुल। 1813 में चीन और चाय को छोड़कर बाकी खत्म हुआ
और 1833 में तो पूरी तरह से। उससे पहले वो दस्तक का भी कुछ मामला था ना? अरे हाँ, दस्तक वो एक तरह का परमिट था जिससे कंपनी के माल को चुंगी में छूट मिलती थी। बहुत दुरुपयोग हुआ उसका। लेकिन एकाधिकार हटने से क्या भारत के व्यापार को फायदा हुआ या फिर बात धन निष्कासन की तरफ मुड़ जाती है? सही पकड़ा आपने। यहीं पर दादाभाई नौरोजी का सिद्धांत आता है। हाँ, उनकी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में आई थी क्या था? शायद। हाँ, उसमें उन्होंने यही समझाया कि कैसे भारत का पैसा, भारत की दौलत इंग्लैंड जा रही थी और बदले में भारत को कुछ खास आर्थिक फायदा नहीं मिल रहा था। मतलब एक तरफा बहाव। बिल्कुल। इसीलिए नौरोजी ने इसे सभी बुराइयों की जड़ कहा। यह बहुत बड़ा आरोप था। और इसका राजनीतिक असर भी हुआ होगा। बहुत ज्यादा। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित वो हर जगह टकराते हैं, और कांग्रेस ने भी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इस धन निष्कासन सिद्धांत को मान लिया था। ये तो हो गया धन का बाहर जाना, लेकिन भारत के अंदर भी तो बड़े बदलाव आ रहे थे, जैसे रेलवे। हाँ, रेलवे। लॉर्ड डलहौजी का समय 1853, बॉम्बे से ठाणे, पहली लाइन। कार्ल मार्क्स ने तो कहा था कि रेलवे भारत में आधुनिक युग लाएगी। हाँ, मार्क्स को उम्मीद थी कि ये आधुनिकीकरण का इंजन बनेगी, लेकिन राष्ट्रवादी विचारक इसे अलग नजर से देख रहे थे। कैसे? उनका कहना था कि ब्रिटिश पैसा लग रहा था रेलवे, बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी में। क्यों? ताकि कच्चा माल आसानी से बंदरगाह तक पहुंचे और ब्रिटिश माल अंदर तक जाए। सही। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। मतलब विकास तो हो रहा है पर फायदा किसी और का। बिल्कुल। विकास किसके लिए, ये सवाल था। कुछ और छोटी छोटी मगर अहम बातें भी हैं इन स्रोतों में, जैसे इनकम टैक्स। 1886 में स्थायी रूप से लागू कर दिया गया, और 1923 में मजदूरों के लिए कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम भी आया। और शहरों में भी बदलाव आए। पुराने शहर जैसे दिल्ली, आगरा, वो पीछे छूट गए। और नए केंद्र उभरे, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, जो प्रशासनिक और व्यापारिक लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। हाँ, जमीन के रिश्ते बदले, पुराने उद्योग मुश्किल में पड़ गए, व्यापार का ढंग बदला, रेलवे आई और पैसा देश से बाहर गया। ये बदलाव बहुत उलझे हुए थे, जटिल थे। बिल्कुल। और इनके असर भी बहुत गहरे और लंबे समय तक रहने वाले थे। आप देखिए, एक ही चीज जैसे रेलवे किसी के लिए प्रगति है तो किसी के लिए शोषण का जरिया। सही बात है, अलग अलग नजरिए हैं। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर सोचने लायक है। ये जो इतने बड़े आर्थिक बदलाव हुए, इनका असर समाज के अलग अलग तबकों पर कैसे पड़ा होगा, और इसने आजादी की लड़ाई को कैसे शक्ल दी होगी? जरूर सोचने वाली बात। के कुछ पन्नों को पलट रहे हैं। ये हमें मिले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाली सामग्री से। फोकस है ब्रिटिश भारत में, पश्चिमी शिक्षा का फैलाव और साथ ही संवैधानिक विकास पर। तो चलिए इन स्रोतों से कुछ खास बातें निकालते हैं, देखते कि अंग्रेजों ने शिक्षा और शासन को कैसे बदला। बिल्कुल। इन सोर्सेज में ना कई सारे एक्ट्स, कमीशंस और लोगों का जिक्र है। बिखरे हुए से लगते हैं। कोशिश ये रहेगी कि इन्हें जोड़कर देखें कि भाई उस दौर में क्या अहम बदलाव हुए और क्यों हुए। ठीक है, तो शुरुआत शिक्षा से करते हैं। एक बड़ा मुद्दा था कि पढ़ाने का मीडियम क्या हो, मतलब संस्कृत, अरबी टाइप की प्राच्य विद्या या फिर अंग्रेजी वाली पाश्चात्य। यहीं पर लॉर्ड मैकाले का नाम आता है ना, 1835 वाला। हाँ, मैकाले, उनका प्रभाव तो बहुत ही गहरा था। उनका वो मिनट ऑन एजुकेशन, जिसे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने माना भी, उसके बाद ही अंग्रेजी को हायर एजुकेशन का मीडियम बना दिया गया। और उनका मकसद साफ था। वो एक ऐसा क्लास बनाना चाहते थे जो रंग और खून से भारतीय हो, पर सोच, पसंद और समझ में अंग्रेज हो। हाँ, वो फेमस कोट। हाँ, वैसे इससे पहले 1813 का चार्टर एक्ट भी अहम था। उसने ईसाई मिशनरियों को आने दिया और कहा कि शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करो। तो जमीन तो तैयार हो रही थी। फिर 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसमें क्या अलग था? वुड्स डिस्पैच ना एक ज्यादा सिस्टमैटिक पॉलिसी लाया। दिलचस्प बात यह है कि इसने हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी की बात तो की, पर निचले स्तर पर देसी भाषाओं को भी बढ़ावा देने को कहा। और इसी के तहत यूनिवर्सिटीज बनी 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। ग्रांट्स इन एड सिस्टम शुरू हुआ। अच्छा। और महिला शिक्षा का भी समर्थन था इसमें। तो एक तरह से आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव रखी इसने। शिक्षा से जुड़ा है फिर प्रशासन का सवाल, सिविल सेवा परीक्षा,
ये बड़ा मुद्दा था कि परीक्षा भारत में भी हो। सही कहा। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में पहले भारतीय थे जो सिलेक्ट हुए। हाँ, लेकिन परीक्षा तो लंदन में होती थी। बिल्कुल। 1853 के चार्टर एक्ट ने खुली प्रतियोगिता तो शुरू कर दी थी, पर सेंटर लंदन ही था। भारतीयों की ये मांग बहुत पुरानी थी कि भाई यहीं करवाओ। आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद 1922 में पहली बार इलाहाबाद में भी हुई, लंदन के साथ साथ। अच्छा, अब जरा संवैधानिक विकास की तरफ देखें। शुरुआती एक्ट्स में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। हाँ, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला बड़ा दखल था कंपनी के मामलों में। फिर तो एक के बाद एक एक्ट आए, जैसे 1833 का चार्टर एक्ट। इसने कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली पूरी तरह खत्म कर दी, मतलब चीन और चाय वाली भी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और दास प्रथा खत्म करने का निर्देश दिया, जो 1843 में लागू हुआ। और फिर 1857 का विद्रोह, उसके बाद तो सीधा क्राउन रूल आ गया 1858 एक्ट से। बिल्कुल, कंपनी राज खत्म, सीधा ब्रिटिश ताज का शासन, और गवर्नर जनरल बन गया वाइसरॉय। ये सीधा नतीजा था 1857 का। फिर सुधारों की बात चली। 1909 के मॉडले मिंटो सुधार, इसमें वो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल वाली बात थी ना? हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये बहुत विवादास्पद रहा और माना जाता है कि इसने आगे चलकर विभाजन की राजनीति को हवा दी। फिर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए। इसने प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी लागू की। ये क्या था असल में? देखिए, इसमें प्रांतीय सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। मतलब जरूरी वाले जैसे फाइनेंस, पुलिस, वो गवर्नर के पास रिजर्व्ड थे, जिन पे लेजिस्लेचर का कंट्रोल नहीं था। अच्छा। और कम जरूरी वाले जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वो इंडियन मिनिस्टर्स को ट्रांसफर कर दिए, जिनके पास पावर और पैसा दोनों कम थे। एक तरह का आधा अधूरा सिस्टम था। समझ गया। और आखिर में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो बहुत बड़ा था। हाँ, काफी डिटेल था। इसने प्रांतीय स्वायत्ता दी, माने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। केंद्र में डायरकी का प्रस्ताव था, पर वो लागू नहीं हो पाया। रिजर्व बैंक और फेडरल कोर्ट भी इसी एक्ट की देन है। लेकिन नेहरू ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा था। हाँ, और अनेक ब्रेकों वाली पर इंजन रहित मशीन भी, क्योंकि असल ताकत तो गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के पास ही थी। अच्छा, शासन के साथ विचारों पर नियंत्रण की बात भी है। वो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। हाँ, लॉर्ड लिटन लाए थे, खास तौर पर देसी भाषाओं के अखबारों पर नकेल कसने के लिए। इसे गैगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते थे। अंग्रेजी प्रेस पर यह लागू नहीं था। पर लॉर्ड रिपन ने इसे हटा दिया था 1882 में। हाँ, पर रिपन ने रद्द किया। वैसे प्रेस पर कंट्रोल की कोशिशें पहले भी हुई थी। वेलेस्ली ने 1799 में सेंसरशिप लगाई थी। और फिर वो फैक्ट्री एक्ट्स भी हैं मजदूरों के लिए, 1881 और 1891 वाले। बिल्कुल, सामाजिक आर्थिक बदलावों का दौर था। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में रिपन के टाइम आया। बाल मजदूरी पर कुछ नियम लगे। फिर 1891 वाले ने महिलाओं के काम के घंटे तय किए, वीकली छुट्टी का प्रोविजन किया। ये शुरुआती लेबर लॉज थे एक तरह से। तो हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश राज में शिक्षा में अंग्रेजी हावी हुई, शासन पहले सेंट्रलाइज्ड हुआ, फिर थोड़ी प्रांतीय स्वायत्ता की तरफ बढ़ा पर कंट्रोल के साथ, और प्रेस, मजदूर, इन पर भी कानून बने। हाँ, और ये बदलाव सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल नहीं थे। इन्होंने भारतीय समाज और आने वाली राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला। शिक्षा का माध्यम, प्रतिनिधित्व का सवाल, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये बहसें जो तब शुरू हुई वो किसी न किसी रूप में आज भी चल रही हैं, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये सुधार जो अक्सर बाहरी ताकत ने अपने हिसाब से लागू किए, क्या ये सिर्फ नियंत्रण के तरीके थे या अनजाने में ही सही इन्होंने आज के भारत की संस्थाओं और सोच को बनाने में भी कोई भूमिका निभाई? सोचने वाली बात है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों के साथ, पर जो हमारे पास स्रोत हैं उन पर एक गहरी नजर डालते हैं। हाँ, हमारे पास इतिहास की किताबों के कुछ हिस्से हैं, कुछ परीक्षा सामग्री भी है। बिल्कुल। और मकसद ये है कि इस पूरी घटना के जो मुख्य कारण थे, इसका स्वरूप कैसा था और आखिर में नतीजे क्या निकले, उसे समझें। तो शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से, वो नई एनफील्ड राइफल और चर्बी वाले कारतूस। हाँ, वो कारतूस वाला विवाद जिसमें ये अफवाह थी कि गाय और सुअर की चर्बी लगी है, वो एक तात्कालिक कारण तो बना ही,
सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। जाहिर है। लेकिन जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, विद्रोह की जड़ें असल में कहीं ज्यादा गहरी थीं। मतलब अंग्रेजी राज की जो नीतियां थीं उनमें। ये बात तो है। स्रोतों में पहली घटना का जिक्र है 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे। हाँ, 34th नेटिव इन्फेंट्री के उन्होंने अपने अफसरों पर हमला किया। ने कारतूसों पर विरोध किया था, पर उसे दबा दिया गया था। वो शुरुआती विरोध थे बिल्कुल, लेकिन जो एक तरह से व्यापक विद्रोह भड़का वो तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। अच्छा, मेरठ से। हाँ। और फिर वहां से सैनिक दिल्ली चले गए। हाँ, सीधे दिल्ली कूच किया। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उनको अपना नेता बना दिया। हालांकि लगता है जफर थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हाँ, स्रोत यही इशारा करते हैं कि वो शायद पूरी तरह तैयार नहीं थे। और दिलचस्प बात यह है कि असली मिलिट्री कमांड जो थी वो जनरल बख्त खान के हाथ में थी। बिल्कुल, जनरल बख्त खान। तो मतलब जफर एक तरह से प्रतीक ज्यादा थे। और ये विद्रोह सिर्फ दिल्ली में नहीं रहा, तेजी से फैला। कानपुर में नाना साहब थे और उनके साथ तात्या टोपे। हाँ, तात्या टोपे बड़े कुशल सेनापति माने जाते हैं। बिल्कुल। फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल थी अपने बेटे बिरजिस कादिर के साथ। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तो हैं ही। और बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह, बहुत अहम भूमिका थी उनकी। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। अच्छा, वही जिन्होंने जिहाद का नारा दिया था। हाँ, वही। तो ये कुछ बड़े केंद्र और नेता थे जिनका जिक्र बार बार आता है। तो कारतूसों के अलावा एक और वजह जो सैनिकों को परेशान कर रही थी वो 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। हाँ, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। मतलब सैनिकों को समुद्र पार भी जाना पड़ सकता था सेवा के लिए। और उस जमाने में समुद्र यात्रा कई हिंदुओं के लिए मतलब धर्म भ्रष्ट होने जैसा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जाति जाने का डर। सही कहा। इससे बहुत नाराजगी थी। और इसके साथ ही वो आर्थिक पहलू, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां। हाँ, टैक्स वगैरह। किसानों की हालत खराब थी बहुत ज्यादा, खासकर अवध जैसे इलाकों में जहां से सेना में बहुत भर्ती होती थी। तो वहां किसानों का जो गुस्सा था वो सीधा फौजियों तक पहुंच रहा था। बिल्कुल, ये कनेक्शन साफ दिखता है। और ऊपर से नाना साहब जैसे जो शासक थे उनकी पेंशन बंद कर दी। अच्छा, उनकी पेंशन भी रोक दी थी। हाँ, तो ये सब चीजें मिलकर असंतोष बढ़ा रही थीं। तो जब विद्रोह इतना फैला तो अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए भी तो जोर लगाया होगा। यकीनन, बहुत सख्ती से। जून 1857 में एक्ट 14 पास किया गया। उसमें क्या था? उसमें प्रशासन को बहुत ज्यादा अधिकार मिल गए विद्रोहियों को पकड़ने, सजा देने के लिए। मतलब एक तरह से खुली छूट। कई जगह मार्शल लॉ लगा दिया। अंग्रेजों ने मतलब पूरी ताकत लगा दी इसे कुचलने में। और नतीजे क्या रहे? दिल्ली पर वापस कब्जा कब हुआ? सितंबर 1857 तक दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण वापस हो गया। अच्छा। और वहां जनरल हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों को लाल किले के सामने गोली मार दी। काफी बर्बर घटना थी वो। हाँ, ये तो बहुत सुना है। और जफर का क्या हुआ? जफर को रंगून भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया। और बाकी नेता? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे? रानी लक्ष्मीबाई तो युद्ध में मारी गई, वीर गति प्राप्त हुई। तात्या टोपे पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। और नाना साहेब और बेगम हजरत महल वो बचकर नेपाल चले गए। तो इस सब के बाद फिर सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला? कुछ बदला? सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अच्छा, पूरी तरह से। हाँ, भारत सरकार अधिनियम आया 1858 का और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। मतलब सीधे महारानी के अंडर। और गवर्नर जनरल का पद? वो अब वाइसराय कहलाने लगा। ये तो बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव था। हाँ, और एक और अहम बात हुई। अंग्रेजों ने जो रियासतों को हड़पने की नीति अपना रखी थी ना, हाँ, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह, बिल्कुल वो नीति उन्होंने छोड़ दी। उन्हें लगा कि ये रियासतें आगे चलकर ऐसे विद्रोहों के खिलाफ एक ब्रेक वाटर का काम कर सकती हैं। मतलब लहरों को रोकने वाली दीवार। अच्छा, तो उनकी स्थिति को बनाए रखने का फैसला किया। हाँ, उनकी यथास्थिति बनाई रखी। और इसी दौरान सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद। हाँ, उसका जिक्र है। उसका एक मकसद ये भी था कि विद्रोह के बाद अंग्रेजों को मुसलमानों पर जो शक हो गया था उसे दूर किया जाए। अब जरा इतिहासकारों की राय पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस पर काफी अलग अलग मत हैं। जैसे वीडी सावरकर, उन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। हाँ, ये एक राष्ट्रवादी नजरिया है। लेकिन दूसरी तरफ आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार भी थे। उनका क्या मानना था? वो मानते थे कि ये ना तो पहला था, न राष्ट्रीय था
और न ही स्वतंत्रता संग्राम। बिल्कुल अलग रहा है। हाँ, और जॉन विलियम के जैसे जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने इसे मुख्य रूप से सिपाही विद्रोह ही माना। बस सिपाहियों का विद्रोह। लेकिन अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अलग-अलग व्याख्याएं हैं। तो इन अलग-अलग व्याख्याओं की वजह क्या रही होगी? मतलब स्रोत क्या बताते हैं? क्यों इतना मतभेद है? स्रोत यही दिखाते हैं कि ये इस पर निर्भर करता है कि कौन किस पहलू पर ज्यादा जोर दे रहा है। क्या सिर्फ सिपाहियों के गुस्से को देखा जा रहा है, या आम लोगों की भागीदारी को, या फिर इसका फैलाव कितना था, पूरे भारत में था या नहीं? और लिखने वाले का अपना नजरिया क्या है, वो भी मायने रखता है। इसमें एक और पहलू है, दलितों की भागीदारी का भी जिक्र मिलता है, जैसे झलकारी बाई का। वो रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी। हाँ, झलकारी बाई और प्रोफेसर बद्री नारायण ने इस पर काफी काम किया है। ये दिखाता है कि विद्रोह सिर्फ ऊंची जातियों या सिपाहियों तक ही सीमित नहीं था, समाज के कई तबकों ने इसमें हिस्सा लिया था। हाँ, हालांकि शायद उनकी भूमिका पर अभी और जानने की जरूरत है। बिल्कुल, शोध की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन स्रोतों का सार निकालें तो 1857 का विद्रोह सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों का मामला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सालों से जमा हो रहा गुस्सा था, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सब मिला जुला। सही कहा, एक तरह का विस्फोट था वो। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया। शायद संगठित नेतृत्व की कमी थी, आपसी तालमेल नहीं था, संसाधन कम थे। लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तो हिला दी। हाँ, वो तो हिला दी, और सबसे बड़ा नतीजा रहा कंपनी राज का खात्मा और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा कंट्रोल। चलिए आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, क्या 1857 को सिर्फ एक असफल फौजी बगावत या फिर पुराने रजवाड़ों की आखिरी कोशिश मान लेना चाहिए, या फिर इसमें शायद अनजाने में ही भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन के बीच छुपे थे, भले ही उस समय राष्ट्र का वो मतलब न रहा हो जो आज है? इस पर सोचने की जरूरत है। बात करने वाले हैं 19वीं सदी के भारत की, खास तौर पर वो दौर जब समाज और धर्म में आप कह सकती हैं बड़े बदलावों की एक लहर सी चल रही थी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ सवाल जवाब हैं जो इस उथल पुथल वाले समय की अहम घटनाओं, लोगों और संस्थाओं पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भारतीय पुनर्जागरण था, ये सामाजिक धार्मिक सुधार थे, इनके वो कौन से जरूरी पहलू थे जिन्होंने मतलब आज के भारत की नींव रखी, कौन सी संस्थाएं बनी, कौन लोग थे उनके पीछे और उनके मुख्य विचार क्या थे। तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख संगठनों से। ये देखना काफी दिलचस्प है कि एक ही सदी में कितने अलग अलग विचारों वाले संगठन सामने आए। जैसे राजा राममोहन राय का ब्रह्म समाज 1828 का, उन्हें तो अक्सर आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। क्या खास था ब्रह्म समाज में जिसने उसे इतना अहम बना दिया? देखिए, ब्रह्म समाज की जो सबसे बड़ी बात थी वो थी उसका तर्क पर जोर देना और एकेश्वरवाद। उन्होंने मूर्ति पूजा का साफ तौर पर खंडन किया और सती प्रथा जैसी जो भयानक कुरीतियां थीं उनके खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई। उनके प्रकाशन भी थे, जैसे संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार। इनसे विचारों को फैलाने में काफ़ी मदद मिली। ये एक तरह से आप कह सकते हैं पश्चिम के जो उदारवादी विचार थे और भारतीय परंपरा, उनके संगम की कोशिश थी। हाँ, और बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी सभा ने भी इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो ये एक तरह का सुधार का रास्ता था। पर क्या सभी आंदोलन इसी रास्ते पर चले? जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज 1875 वाला, वो तो कुछ अलग दिशा में जाता लगता है। वेदों की ओर लौटो का नारा था उनका। बिल्कुल बिल्कुल, यही पर ना हमें इन सुधार आंदोलनों के अंदर की विविधता दिखती है। जहां ब्रह्म समाज पश्चिम के साथ एक तरह का संवाद कर रहा था, वहीं आर्य समाज ने भारत के प्राचीन वैदिक ज्ञान को ही शुद्ध और सबसे ऊपर माना। उन्होंने नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए है। छुआछूत और जातिगत भेदभाव का उन्होंने कड़ा विरोध किया। और हाँ, स्त्रियों और शूद्रों को भी वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार दिया। ये बड़ी बात थी उस समय। हाँ, ये बात सही है कि उनका मुख्यालय बाद में बॉम्बे से लाहौर चला गया था। यानी लक्ष्य तो मिलते जुलते थे, जैसे सामाजिक बराबरी लाना, लेकिन रास्ते शायद अलग अलग थे। जी। इसी कड़ी में फिर बॉम्बे का प्रार्थना समाज भी आता है 1867 का। जी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा थी और आत्माराम पांडुरंग ने कोशिश की थी। हाँ, और महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, उन्होंने इसे काफी मजबूती दी, प्रसिद्धि दिलाई।
ये समाज भी देखा जाए तो एकेश्वरवाद, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, इन मुद्दों पर ब्रह्म समाज जैसा ही सोचता था। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र की जमीन पर इसकी जड़ें शायद ज्यादा मजबूत थीं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा का ये भी विरोधी था। फिर एक और उदाहरण है पारसी समाज के अंदर सुधार के लिए रहनुमाई मजद्यासनान सभा 1851 में। इसमें दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े नाम जुड़े थे। नौरोजी फरदूनजी, एस बंगाली, इनका भी एक अखबार था राप्त गुफ्तार, मतलब सत्यवादी। हाँ, और दक्षिण भारत की तरफ देखें या शायद पूरे भारत में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी नाम आता है। अडियार, मद्रास में मुख्यालय था जिसका। हाँ, उसकी स्थापना तो वैसे अमेरिका में हुई थी 1875 में, मैडम ब्लावोत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी। लेकिन भारत में एनी बेसेंट ने इसे खास पहचान दिलाई। इनका फोकस था प्राचीन धर्मों और दर्शनों का अध्ययन, विश्व बंधुत्व और बाल विवाह का विरोध। बेसेंट के जो पत्र थे, न्यू इंडिया, कॉमनवील, वो भी उस समय काफी प्रभावशाली रहे। और एक नाम जो जरूर लेना चाहिए, ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज 1873 का, और उनकी किताब गुलामगिरी। ये आंदोलन बाकियों से कैसे अलग था? देखिए, फूले का जो आंदोलन था वो सीधे सीधे जाति प्रथा की जड़ों पर चोट कर रहा था। ये महाराष्ट्र में जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व था और लैंगिक असमानता, उसके खिलाफ दलितों और पिछड़ों को संगठित करने का एक बहुत शक्तिशाली प्रयास था। उन्होंने शिक्षा को, खास तौर पर महिला और दलित शिक्षा को, सामाजिक बराबरी का सबसे बड़ा हथियार माना। तो ये जो इतने सारे वैचारिक आंदोलन चल रहे थे, इनका असर फिर समाज पर और कानूनों पर भी पड़ा होगा, जाहिर है। सती प्रथा का खत्म होना 1829 में शायद सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। निश्चित रूप से राजा राममोहन राय ने लगातार कोशिशें की और तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनके टाइम पर रेगुलेशन 17 आया। मतलब एक सरकारी कानून के तहत इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, पहले बंगाल में, फिर पूरे भारत में। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव और सुधारकों की कोशिशें कानूनों में बदल सकती हैं। और बिल्कुल इसी तरह विधवा पुनर्विवाह का कानून 1856 वाला, उसमें ईश्वरचंद विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल था। हाँ, बिल्कुल। और बाल विवाह रोकने के लिए भी लगातार कोशिशें हुई। आप देखेंगी 1860 में कानून आया, फिर बहरामजी मालाबारी के प्रयासों से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। इनसे धीरे धीरे लड़कियों के विवाह के लिए सहमति की उम्र बढ़ाई गई और आखिर में 1929 में हरविलास शारदा के नाम पर शारदा एक्ट आया। उसने लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 और लड़कों के लिए 18 तय की। इनके अलावा शिशुवध और दास प्रथा को खत्म करने के लिए भी कानून बने थे। अब अगर हम कुछ प्रमुख विचारकों पर नजर डालें तो राजा राम मोहन राय की वो किताब तोहफत उल मुआहिदीन, यानी एकेश्वरवादियों को उभार, वो तो बहुत पहले ही आ गई थी। हाँ, 1809 में ही। उसमें उन्होंने तर्क के आधार पर एकेश्वरवाद की बात की थी। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक ज्ञान को सबसे ऊपर रखा। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में भारतीय दर्शन का परचम लहराया और मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है का जो मानवतावादी संदेश दिया, वो बहुत अहम था। उनका मानना था कि जो उम्मीद है वो आम जनता से ही है, उच्च वर्ग से नहीं। ज्योतिबा फूले ने शिक्षा को क्रांति का जरिया बनाया, जैसा हमने बात की। हाँ। केरल में नारायण गुरु ने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा देकर जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। इनके अलावा सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन, जिसने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया। गोपाल हरि देशमुख, जो लोकहितवादी के नाम से जाने गए, उन्होंने अपने शतपत्रों से समाज सुधार की बात की। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ा, कहा कि देश प्रेम ही धर्म है। और हाँ, ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना 1882 की किताब, उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लैंगिक भेदभाव पर बहुत तीखे सवाल उठाए थे उन्होंने। तो अगर सार देखें तो 19वीं सदी के इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में जो जड़ें जमा चुकी कुरीतियां थीं, अंधविश्वास थे, असमानता थी, उनको जबरदस्त चुनौती दी। इन्होंने तर्क, मानवतावाद, समानता और शिक्षा के महत्व को स्थापित किया। ये सिर्फ समाज सुधार के आंदोलन नहीं थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और मजबूत करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। वाकई ये सारे आंदोलन और विचारक आधुनिक भारत के ताने बाने को समझने के लिए इन्हें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। इन सुधारों ने यकीनन भारत को बदला, पर क्या आज के दौर में, जब समाज के सामने नई चुनौतियां हैं, क्या इन आंदोलनों की सीख और इनके तरीके उतने ही प्रासंगिक हैं, या फिर हमें आज के नए सवालों के लिए नए जवाब और शायद नए किस्म के आंदोलनों की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।
आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के भारत की, खास तौर पर वो दौर जब समाज और धर्म में आप कह सकती हैं बड़े बदलावों की एक लहर सी चल रही थी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ सवाल जवाब हैं जो इस उथल पुथल वाले समय की अहम घटनाओं, लोगों और संस्थाओं पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरे। ये देखना काफी दिलचस्प है कि एक ही सदी में कितने अलग अलग विचारों वाले संगठन सामने आए। जैसे राजा राम मोहन राय शायद किसी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए हों। इनमें कई इतिहासकारों, उनकी किताबों और इतिहास को देखने के अलग अलग तरीकों पर सवाल जवाब हैं। आधार पर जो हमें देखने को मिले हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि ये स्रोत हमें इन महान नेताओं के बारे में, मतलब उनकी सोच, उनके तरीकों के बारे में क्या नई या अलग बातें बताते हैं। हाँ, तो शुरुआत गांधी जी से करते हैं। जैसे उनका 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाना और फिर 9 जनवरी 1915 को भारत लौटना, ये उनके जीवन के बड़े पड़ाव माने जाते हैं। हाँ, और उनके प्रेरणा स्रोत भी, जैसे गीता, रस्किन, टॉल्स्टॉय का जिक्र आता है, और गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये भी साफ है। अच्छा, और वो जो तुलनाएं उन्होंने की थीं, जैसे तिलक को सागर कहा, हाँ, और गोखले को गंगा जैसा, और फिरोज शाह मेहता को हिमालय जैसा, ये दिलचस्प है। ये शायद सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि उनके अलग अलग व्यक्तित्व और प्रभाव को समझने का उनका अपना नजरिया था। जैसे सागर की गहराई, गंगा का प्रवाह। बिल्कुल, और यहीं से हमें अलग अलग रास्तों की भनक मिलती है, जैसे तिलक, जिन्हें स्रोत अक्सर उग्र राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। सही कहा। उनके अखबार थे केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में 1881 में आगरकर के साथ शुरू किए थे उन्होंने। हाँ, और फिर वो गणेश उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1895 का इस्तेमाल, ये दिखाता है कि वो जनता को जोड़ने के लिए सांस्कृतिक जड़ों का सहारा ले रहे थे। और उनका वो नारा तो खैर आज भी गूंजता है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्हें लोकमान्य भी कहा गया है। हाँ, लोकमान्य की उपाधि मिली। अच्छा, इसी दौर में गोखले थोड़ा अलग सोच रहे थे। उन्होंने 1905 में पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, मतलब भारत सेवक समाज की स्थापना की। हाँ, उनका तरीका थोड़ा अलग था, भविष्य के लिए नेताओं को तैयार करने जैसा, तिलक के रास्ते से काफी जुदा। बिल्कुल, ये दो अलग अलग धाराएं थी। और फिर गांधी जी भारत लौटते हैं और अपना एक अलग रास्ता बनाते हैं, सत्याग्रह का। चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला, वो उनकी पहली बड़ी सफलता मानी जाती है ना। वो तिनकठिया वाली जो समस्या थी नील किसानों की। हाँ, 3 कुड़िया हिस्से पर नील उगाने की मजबूरी। और स्रोत बताते हैं कि यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था। अच्छा, और फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई 1918 में, जहां उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की। हाँ, और उसमें उन्हें सफलता भी मिली, 35% मजदूरी बढ़ी। फिर खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ, जिसे पहला असली किसान सत्याग्रह माना जाता है। यहीं सरदार पटेल भी उनसे जुड़े थे। और फिर रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 का सत्याग्रह, वो तो पहला देशव्यापी आह्वान था एक तरह से। सत्याग्रह सभा भी बनाई गई। ये जो सत्याग्रह का विचार था ना, हाँ। स्रोत इस पे जोर देते हैं कि इसका मकसद सिर्फ विरोध करना नहीं था, बल्कि पूर्वाग्रह, द्वेष, कट्टरता को मिटाना था। कष्ट सहकर सामने वाले का दिल जीतना था। हाँ, विरोधी को नीचा दिखाना मकसद नहीं था। बिल्कुल। हालांकि कुछ आलोचनाएं भी मिलती हैं, जैसे ये सवाल कि क्या ये हमेशा पूरी तरह आध्यात्मिक रहा, या कभी-कभी अनशन वगैरह को राजनीतिक दबाव के तौर पर भी देखा गया। ये भी एक पहलू है। अच्छा, इसी दौरान एक और बड़ी शख्सियत उभर रही थी, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, नेताजी। हरिपुरा कांग्रेस में 1938 में वो अध्यक्ष थे और उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का विचार दिया था, जिसके अध्यक्ष फिर नेहरू बने। लेकिन फिर अगले ही साल त्रिपुरी कांग्रेस 1939 में वो दोबारा अध्यक्ष चुने गए, पर कुछ मतभेद हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया 1939 में। उनका रास्ता अब कांग्रेस से, और कह सकते हैं गांधी जी के रास्ते से, अलग होता दिख रहा था। और फिर वो उनका भारत से निकल जाना 1941 में, वो ऑर्लैंडो मेजोटा नाम का पासपोर्ट इस्तेमाल करके। हाँ, वो एक नाटकीय पलायन था। और फिर सिंगापुर पहुंचकर 1943 में आजाद हिंद फौज यानी INA की कमांड संभालना रासबिहारी बोस से, और नारा दिया, दिल्ली चलो। ये बिल्कुल अलग रास्ता था, सशस्त्र संघर्ष का। बिल्कुल। उन्होंने 1943 में अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ही सिंगापुर रेडियो से 4 जून 1944 को
गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। वाह, ये कमाल की बात है। दो इतने अलग रास्ते पर एक दूसरे के लिए सम्मान, और उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, वो तो अमर हो गया। उनकी किताबें भी हैं, द इंडियन स्ट्रगल और उनकी आत्मकथा एन इंडियन पिलग्रिम। अच्छा, कुछ और घटनाओं का भी जिक्र है स्रोतों में, जैसे पूना पैक्ट, सितंबर 1932 वाला, गांधी जी का वो अनशन और फिर अंबेडकर के साथ समझौता। हाँ, उस पर हस्ताक्षर मालवीय और अंबेडकर ने किए थे। दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल की बात थी वो खत्म हुई, लेकिन आरक्षित सीटें 17 से बढ़कर करीब 147 या 148 हो गई। और केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% आरक्षण मिला। हाँ, ये दिखाता है कि गांधी जी सामाजिक न्याय के सवालों पर भी कितने सक्रिय थे। और वो गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी सिर्फ दूसरे वाले में गए थे 1931 में। हाँ, गांधी इरविन समझौते के बाद पहला, जो 1930-31 में लंदन में हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। सही। अच्छा, गांधी जी के विचारों पर भी थोड़ी बात कर लें। जैसे धर्म को आत्मसत्य से जोड़ते थे, स्वदेशी की बात करते थे, लेकिन अंधश्रद्धा से बचने को भी कहते थे। और सरकार कैसी हो, जन इच्छा पर आधारित। उनके अखबारों का भी जिक्र है, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में, फिर यहाँ यंग इंडिया, नवजीवन, जिसे बाद में हरिजन बंधु कहा गया, और हरिजन। हाँ, ये सब उनकी सोच को फैलाने का माध्यम थे। वैसे द लीडर अखबार से उनका संबंध नहीं था, वो मदन मोहन मालवीय जी का था। उनकी किताबें भी महत्वपूर्ण हैं, हिंद स्वराज 1909 में लिखी गुजराती में, और उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग। और एक फैक्ट ये भी है कि गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1924 में बेलगाम में। अच्छा, अब अगर हम विरासत की बात करें तो स्रोतों में कुछ दिलचस्प टिप्पणियां मिलती हैं। जैसे सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया, रियासतों के एकीकरण के लिए। हाँ, और तिलक को लोकमान्य तो कहा ही गया, लेकिन वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। बोस के लिए सरोजनी नायडू ने कहा था, भारतीय देशभक्ति की ज्वलन तलवार। और गांधी जी के लिए आइंस्टीन की वो बात तो बहुत मशहूर है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन करेंगी कि ऐसा कोई हाड़ मांस का इंसान कभी धरती पर चला था। लेकिन साथ ही अंबेडकर की आलोचना भी दर्ज है कि गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते। ये दिखाता है कि मूल्यांकन कितना अलग अलग रहा है। बिल्कुल। लुई फिशर ने भी तुलना की थी गांधी गेहूं की भूमि जैसे, टैगोर गुलाब का उद्यान जैसे। तो ये सारे स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि आजादी की लड़ाई कोई एक सीधी लकीर नहीं थी। हाँ, गांधी जी की नैतिक शक्ति और लोगों को जोड़ने की ताकत, तिलक का वो जोशीला राष्ट्रवाद, गोखले का संतुलित नजरिया और बोस का क्रांतिकारी जज्बा, इन सब ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। रास्ते बेशक अलग थे, पर मंजिल तो एक ही थी, भारत की आजादी। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है कि ये जो अलग अलग रास्ते थे, इनकी आपस की खींचतान और कभी-कभी का तालमेल, इसने आखिर हमारी आजादी की कहानी को अंतिम रूप कैसे दिया होगा? ये सोचने वाली बात रह जाती है। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पर और सोचा जा सकता है। हम भारत के इतिहास के बहुत ही अहम और कह सकते हैं नाजुक दौर की बात करेंगे। ये वो समय है 1942 के क्रिप्स मिशन से लेकर 1947 में माउंटबेटन प्लान और आज़ादी तक का। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जिनसे हम मदद लेंगे। कोशिश रहेगी कि इन दस्तावेजों के जरिए हम उस समय की जो मुख्य घटनाएं थीं, जो बड़े मोड़ आए और माहौल कैसा था, उसको थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो सबसे पहले 1942 का क्रिप्स मिशन। दूसरा विश्व युद्ध जोरों पर था। ब्रिटेन ने ये मिशन भारत क्यों भेजा? क्या जरूरत आन पड़ी थी? हाँ, जरूरत तो थी और काफी गंभीर थी। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश फौज की हालत पतली थी। रंगून पर जापान का कब्जा हो चुका था और मित्र देशों का भी दबाव था। मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन सब कह रहे थे कि भाई भारत का सहयोग लो जल्दी। अच्छा, तो मिशन का लक्ष्य यही था कि कैसे भी भारतीय नेताओं का सक्रिय समर्थन युद्ध के लिए हासिल किया जाए। लेकिन ये तो सफल नहीं हुआ। गांधी जी का वो मशहूर कोट याद आता है, पोस्ट डेटेड चेक। क्या यही वजह थी? बिल्कुल, उन्होंने तो इसे कहा था एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। मतलब ब्रिटिश वादों पर जरा भी भरोसा नहीं था। और सिर्फ गांधी जी नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे मानने से इनकार कर दिया। लीग की क्या आपत्ति थी? लीग को यह दिक्कत थी कि इसमें
मतलब पाकिस्तान की बात साफ तौर पर नहीं कही गई थी और जो सदस्यों के चुनाव का तरीका था वो भी उन्हें मंजूर नहीं था। और कांग्रेस? कांग्रेस को भी भविष्य के दर्जे को लेकर, रक्षा मामलों पर नियंत्रण को लेकर वो स्पष्टता नहीं मिली जो वो चाहते थे। तो हाँ, भरोसे की कमी बहुत बड़ी वजह थी। तो 1942 में बात नहीं बनी, फिर 4 साल गुजर गए और 1946 में आया कैबिनेट मिशन। इस बार क्या लक्ष्य था? इस बार इरादा थोड़ा और बड़ा था। अब बात सिर्फ युद्ध की नहीं थी। लक्ष्य था सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, मतलब पावर ट्रांसफर कैसे हो, और भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा कैसे बने उसकी प्रक्रिया शुरू करना। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 बड़े मंत्री थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। सुनने में तो ये ठीक लगता है। फिर इस पर क्या विवाद हुआ? कांग्रेस ने क्यों आलोचना की इसकी? कांग्रेस को 2 मुख्य बातें थीं जो ठीक नहीं लगी। पहली, जो देसी रियासतें थीं उनके प्रतिनिधि चुनकर नहीं आने थे, राजाओं को मनोनीत करने थे। ये लोकतांत्रिक नहीं लगा उन्हें। अच्छा। और दूसरी बात, प्रांतों को कुछ ग्रुप्स में, मतलब समूहों में अनिवार्य रूप से शामिल होने को कहा गया था। कांग्रेस को लगा कि ये तो प्रांतीय स्वायत्तता के खिलाफ है। और यहीं पर एक बड़ा मोड़ आया। मुस्लिम लीग ने पहले तो इसे स्वीकार कर लिया था, हाँ, लेकिन कुछ ही समय बाद, शायद जुलाई में, अपनी स्वीकृति वापस ले ली और फिर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। ओहो, और उसके बाद बहुत भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़के, खासकर कलकत्ता में। मकसद शायद यही दिखाना था कि हिंदू और मुसलमान अब साथ नहीं रह सकते, माहौल बहुत बिगड़ गया। समझ सकती हूँ स्थिति कितनी विस्फोटक हो गई होगी। और इसी माहौल में फिर जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आया। हाँ बिल्कुल, हिंसा बढ़ती जा रही थी, कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तब नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की। इसे ही माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान कहते हैं। इसमें सीधे सीधे भारत के विभाजन की बात थी, भारत और पाकिस्तान। इसका विरोध भी हुआ था शायद। हाँ, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे कुछ नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शायद बहुत भारी मन से इसे स्वीकार कर लिया। शायद उन्हें लगा कि जिस तरह हिंसा बढ़ रही है उसको रोकने और आज़ादी पाने का अब यही एक कड़वा रास्ता बचा है। और ये जो पूरी प्रक्रिया थी विभाजन और आज़ादी की, कहते हैं सिर्फ 72 दिनों में पूरी हो गई। ये तो अविश्वसनीय लगता है। सचमुच, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। 3 जून को प्लान आया और 15 अगस्त को आज़ादी। सिर्फ 72 दिन। यहाँ तक कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वो भी ब्रिटिश संसद ने बहुत तेजी से पास किया और 18 जुलाई 1947 तक उस पर शाही मोहर भी लग गई। जबकि पहले तो अंग्रेज कह रहे थे कि 1948 तक छोड़ेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री एटली ने पहले जून 1948 की डेडलाइन दी थी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे बहुत तेज कर दिया। शायद हालात देखकर उन्हें लगा कि अब देर करना ठीक नहीं। इतनी उथल-पुथल चल रही थी, विभाजन हो रहा था, क्या इस बीच संविधान बनाने का काम शुरू हो पाया था? हाँ बिल्कुल, ये प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को ही हो गई थी। अच्छा, विभाजन से पहले? हाँ, विभाजन की घोषणा से पहले। तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष। और नेहरू जी का वो उद्देश्य प्रस्ताव, वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। वो एक तरह से हमारे संविधान की नींव और दिशा तय करने वाला दस्तावेज था, बहुत महत्वपूर्ण। और जब आजादी मिल गई तो गांधी जी ने नेहरू जी को कुछ सलाह दी थी पहली कैबिनेट को लेकर। हाँ, ही एक बहुत जरूरी बात उन्होंने याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, न कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को। और उन्होंने जोर दिया था कि पहली कैबिनेट बनाते समय पार्टी का न सोचकर देश के सबसे काबिल लोगों को शामिल किया जाए, चाहे वो किसी भी दल के हों या ना हो। एक बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच थी ये। तो हमने देखा कि कैसे, मतलब कुछ ही सालों के अंदर विश्व युद्ध के दबाव से कहानी शुरू हुई, फिर बातचीत फेल हुई, तनाव बढ़ा, दंगे हुए और फिर विभाजन की कड़वी हकीकत के साथ हमें आज़ादी मिली। यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये जो सिर्फ 72 दिनों का, मतलब बहुत ही कम समय दिया गया सत्ता सौंपने और देश बांटने के लिए, क्या ये जल्दबाजी भी उन भयानक त्रासदियों और अफरा तफरी का एक बड़ा कारण बनी जो हमने 1947 में देखी? इस पर जरूर सोचना चाहिए। ऐसे दौर की पड़ताल कर रहे हैं जब भारत ने अपनी आज़ादी का जश्न तो मनाया, लेकिन साथ ही एक बिल्कुल नए राष्ट्र को गढ़ने की भारी जिम्मेदारी भी उठाई। हमारे पास जो दस्तावेज और नोट्स हैं वो स्वतंत्रता के तुरंत बाद के उन शुरुआती, मतलब तूफानी सालों पर रोशनी डालते हैं।
सोचिए, एक तरफ बंटवारे का दर्द, दूसरी तरफ जी। सैकड़ों रियासतों को एक साथ लाना और साथ ही देश के लिए एक नया संविधान और आर्थिक ढांचा तैयार करना, चुनौतियां वाकई कई थीं। तो आइए देखें कि इन स्रोतों से हमें उस दौर की कहानी कैसे पता चलती है। सबसे पहले तो वो विशाल भौगोलिक पहेली थी। करीब 562 देसी रियासतें, इन्हें भारतीय संघ में शामिल करना एक भागीरथ प्रयास था, है ना। दस्तावेज बताते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें केंद्रीय भूमिका निभाई। कई रियासतें तो आसानी से मान गई, लेकिन कुछ के लिए अलग तरीके अपनाने पड़े। जैसे हैदराबाद, वहां हमें ऑपरेशन पोलो नाम की सैन्य कार्रवाई का जिक्र मिलता है। हाँ बिल्कुल। और जूनागढ़ का मामला भी, वो भी काफी दिलचस्प है। वहां के नवाब तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन नवंबर 1947 में उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार से प्रशासन संभालने का आग्रह किया। यह दिखाता है कि हर रियासत की कहानी थोड़ी अलग थी। यह प्रक्रिया बिल्कुल सीधी नहीं थी। जैसा कि सूत्रों में उल्लेख है, त्रावणकोर और भोपाल जैसी कुछ रियासतें तो जून 1947 में स्वतंत्र रहने का मन बना चुकी थी। तो पटेल और वीपी मेनन के सामने ये एक बड़ी कूटनीतिक और प्रशासनिक चुनौती थी, जाहिर है। और सिर्फ रियासतें ही नहीं, बंटवारे के बाद सीमाएं तय करना भी तो था। वो पंजाब और बंगाल की नई सीमाएं खींचने के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में जो आयोग बना, और इन दस्तावेजों में एक चौंकाने वाली बात है, इस बेहद संवेदनशील और जटिल काम के लिए उन्हें महज 6 हफ्ते का समय दिया गया था। सिर्फ 6 हफ्ते। हाँ, 6 हफ्ते। सोचिए जरा, नक्शे पर खींची गई उन लकीरों ने लाखों जिंदगियों को कैसे प्रभावित किया होगा। बिल्कुल। और उस उथल-पुथल के बीच विभाजन से उपजी वो सांप्रदायिक हिंसा और लाखों शरणार्थियों की समस्या, वो सबसे गंभीर तात्कालिक संकट थे। इन दस्तावेजों में नेहरू लियाकत समझौते यानी 1950 वाले समझौते का भी जिक्र है, जो खासतौर पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा उसको सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। ये उस समय की विकट मानवीय त्रासदी और उसे संभालने के जो प्रयास हुए उनकी ओर इशारा करता है। अच्छा, अब अगर आर्थिक मोर्चे की बात करें तो नया देश अपने पैरों पर कैसे खड़ा होता? जानकारी ये भी बताती है कि भारत ने सोवियत संघ यूएसएसआर से प्रेरित होकर पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल अपनाया। पीसी महालनोबिस का नाम इसमें प्रमुखता से आता है, खासकर दूसरी योजना 1956-61 वाली, है ना, जिसका फोकस भारी औद्योगिकरण पर था। हाँ बिल्कुल। और इसी दौर में कई बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मतलब पीएसयूज की नींव रखी गई, जैसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी, जिसका गठन पहले कॉर्पोरेशन के रूप में 1956 में हुआ और फिर 1959 में इसे वैधानिक कमीशन का दर्जा मिला। साथ ही आर्थिक नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हुआ 1949 में। ये कदम एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करते थे, जहां सरकार की भूमिका काफी अहम मानी गई थी। और यहीं पर लाइसेंस राज की भी शुरुआत होती है, सही? हाँ, वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था 1951 का उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम। इसके तहत नए उद्योग लगाने या मौजूदा का विस्तार करने के लिए सरकारी लाइसेंस वो अनिवार्य हो गया। इसी व्यवस्था को बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, जो इसके आलोचक भी थे, लाइसेंस राज का नाम दिया। उद्देश्य तो था नियोजित विकास, लेकिन धीरे धीरे इसने नौकरशाही जटिलताओं को जन्म दिया। ये दिखाता है कि शुरुआती आर्थिक नीतियां कैसे आकार ले रही थीं और उन पर बहस भी शुरू हो गई थी। और इन सब के बीच देश का संविधान भी तैयार हो रहा था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात मिलती है। संविधान सभा में 1949 में सरदार पटेल ने सिविल सेवाओं की भूमिका पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बंटवारे के उथल-पुथल के दौर में इन अधिकारियों ने निष्ठा और देशभक्ति से काम न किया होता तो शायद देश बिखर गया होता। ये उस समय की नौकरशाही की स्थिरता के महत्व को रेखांकित करता है। बिल्कुल। संवैधानिक ढांचे के साथ साथ सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया गया। हिंदू कोड बिल इस दिशा में एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम था। इसे 1950 के दशक में एक साथ नहीं बल्कि कई हिस्सों में पारित किया गया, जैसे 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम। इसका मकसद सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं था, बल्कि जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों की महिलाओं को भी तलाक, गुजारा भत्ता और संपत्ति में अधिकार जैसे मामलों में बराबरी दिलाना और बहुविवाह जैसी प्रथाओं को खत्म करना था। और इसके पीछे प्रधानमंत्री नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेताओं का जबरदस्त समर्थन था। हाँ बिल्कुल।
वे इसे लैंगिक समानता और एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी मानते थे। हालांकि इसका बहुत विरोध भी हुआ था, जाहिर है, जिसके कारण इसे कई कानूनों में बांटकर धीरे धीरे लागू करना पड़ा। ये दिखाता है कि सामाजिक परिवर्तन की राह कितनी जटिल हो सकती है, खासकर जब परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव हो। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि आज़ादी के बाद के वे शुरुआती साल भारत के लिए एक तरह से नींव रखने जैसे थे। एक ऐसी नींव जिस पर आज का भारत खड़ा है। रियासतों का एकीकरण, आर्थिक दिशा तय करना, संविधान लागू करना, सामाजिक बदलाव की कोशिशें, ये सब अभूतपूर्व पैमाने पर हो रहा था। निश्चित रूप से ये दस्तावेज हमें उस दौर की विशाल चुनौतियों और अवसरों की एक झलक देते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि उस समय लिए गए फैसलों का असर कितना गहरा और स्थायी रहा है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। स्वतंत्रता के समय जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई और जो नीतियां आगे चलकर लाइसेंस राज के रूप में विकसित हुईं, उनका भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास पथ पर आखिर क्या और कैसा प्रभाव पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है और आगे भी खोजबीन की जा सकती है। इतिहास में गवर्नर जनरल और वाइसराय के दौर की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स हैं उनसे हम कुछ सबसे अहम नीतियों, उनके असर और जो विवाद हुए उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जी, मकसद है कम समय में कुछ ठोस जानकारी निकालना। बिल्कुल। और ये वो दौर था जिसने भारत के प्रशासन और समाज पर, आप कह सकती हैं, गहरी छाप छोड़ी। हाँ, चलिए देखते हैं कि इन शासकों के फैसलों ने कैसे हालात बदले और उनका नतीजा क्या निकला। तो शुरुआत करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से। उन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और उनका वो 1793 का कॉर्नवालिस कोड काफी अहम था। हाँ, सुना है। उसका मतलब क्या था? मतलब आम भाषा में अगर समझे तो। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इस कोड ने ना कलेक्टर से जो टैक्स वसूलते थे उनसे जज वाले अधिकार ले लिए। अच्छा, मतलब शक्तियों का बंटवारा। एक तरह से शक्तियों का साफ बंटवारा। ये प्रशासन को आप कह सकती हैं व्यवस्थित करने की एक बड़ी कोशिश थी उस टाइम। दिलचस्प। और वैसे एक और बात, कॉर्नवालिस अकेले ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी कब्र भारत में है, गाजीपुर में। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। खैर, इसके बाद आता है विस्तार का दौर। लॉर्ड डलहौजी और उनकी व्यपगत का सिद्धांत नीति, वो तो काफी मशहूर है। हाँ, बहुत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये नीति असल में थी क्या और इसका असर क्या हुआ? देखिए, ये नीति सीधी सी थी कि अगर किसी भारतीय शासक का अपना बेटा या वारिस नहीं है तो उसकी रियासत अंग्रेजी राज में मिला ली जाएगी। ओहो। सतारा, झांसी, नागपुर जैसी कई रियासतें इसी नीति के तहत मतलब हड़पी गईं। इसने भारतीय शासकों में काफी गुस्सा और कह सकते हैं असुरक्षा पैदा की, जो बाद में 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण भी बना। हाँ, ये तो है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा, डलहौजी ने ही पहली टेलीग्राफ लाइन और डाक व्यवस्था भी शुरू की थी, कलकत्ता से आगरा टेलीग्राफ लाइन। हाँ, दूसरी तरफ लॉर्ड लिटन का दौर, वो तो काफी विवादों भरा रहा सुना है, खासकर उनका वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। हाँ, 1878 का ये एक्ट बहुत बहुत बदनाम हुआ। क्यों? क्या था इसमें? इसका सीधा मतलब था कि भारतीय भाषाओं में जो अखबार छपते थे उन पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई, जबकि अंग्रेजी अखबारों को ज्यादा आजादी थी। मतलब साफ भेदभाव। बिल्कुल, साफ तौर पर भेदभाव माना गया। और तो और, जब देश में भयंकर अकाल पड़ा था तब लिटन ने दिल्ली में एक शाही दरबार लगाया। उसकी बहुत आलोचना हुई। और उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की उम्र भी घटा दी थी, 21 से 19 साल, जिससे भारतीयों के लिए इसमें शामिल होना और मुश्किल हो गया। सही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हुए जिन्होंने सुधारों पर ध्यान दिया, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जी, बेंटिंक का नाम सामाजिक सुधारों से जुड़ा है। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाना, ये उनका सबसे अहम काम माना जाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने कर्नल स्लीमन की मदद से ठगी प्रथा को खत्म किया और अदालतों में फारसी की जगह क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिया। अच्छा, और लॉर्ड रिपन, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हाँ, लॉर्ड रिपन। उन्होंने एक तो लिटन के वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, जो एक बड़ी राहत थी, और उन्होंने स्थानीय निकायों मतलब पंचायतों और नगर पालिकाओं को ज्यादा अधिकार देने की शुरुआत की। इसीलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। अच्छा, इसलिए उनके समय में ही 1881 से
वो जो हर 10 साल पर जनगणना होती है, वो नियमित रूप से शुरू हुई। हाँ, नियमित जनगणना। हालांकि उनके एक बिल पर, इल्बर्ट बिल पर काफी बवाल हुआ था। इल्बर्ट बिल, वो क्या मामला था? इस बिल का मकसद था कि भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के, मतलब अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार मिले। तो इसमें क्या दिक्कत थी? ये तो बराबरी की बात हुई। हाँ, लेकिन भारत में रहने वाले अंग्रेजों और यूरोपियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्हें ये मंजूर नहीं था कि कोई भारतीय जज उनका फैसला करे। अच्छा। इस विरोध के कारण बिल को बदलना पड़ा। इससे ये बात साफ हो गई कि बराबरी लाना कितना मुश्किल था उस वक्त। समझ गया। फिर लॉर्ड कर्जन का दौर आता है। वो अपनी प्रशासनिक शक्ति और बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। हाँ, कर्जन इतिहास और पुरानी इमारतों में काफी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया और पुरातत्व विभाग को मजबूत किया। जॉन मार्शल की नियुक्ति भी उन्हीं के समय हुई। अच्छा। पुलिस और विश्वविद्यालयों में भी सुधार की कोशिश की। फ्रेजर आयोग, रैले आयोग, ये सब कर्जन के समय के हैं। लेकिन हाँ, 1905 में उनका बंगाल को बांटने का फैसला, वो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। हाँ, बंगाल विभाजन क्यों किया था उन्होंने ऐसा? आलोचकों का तो यही कहना था कि ये फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था। मकसद था बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को, खासकर बंगाल में, कमजोर करना। और इसी के खिलाफ फिर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बिल्कुल, बड़ा स्वदेशी आंदोलन इसी के बाद शुरू हुआ। और बाद में फिर इस विभाजन को रद्द भी करना पड़ा था शायद। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। अच्छा। और उसी साल भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान हुआ, जो फिर 1912 में अमल में आया। तो कुल मिलाकर देखें तो इन गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का कार्यकाल काफी विरोधाभासों से भरा रहा। सही कहा। कहीं सुधार तो कहीं दमन, कहीं निर्माण तो कहीं विभाजन की नीतियां। बिल्कुल। इनके फैसलों ने भारत पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के गहरे निशान छोड़े हैं। कुछ नीतियों ने आधुनिकीकरण की नींव रखी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। तो कुछ ने बंटवारे के बीज बोए, जिनकी गूंज शायद आज भी हमें सुनाई देती है। वाकई ये सोचना दिलचस्प है कि उस दौर के जो प्रशासनिक ढांचे थे या सामाजिक सुधार थे, उनका कौन सा पहलू आज भी हमारे सिस्टम में या हमारे समाज में किसी न किसी रूप में जिंदा है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल, इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प जानकारी के साथ। जरूर। नमस्कार। नमस्कार। तो पर नजर डाल रहे हैं, ये ब्रिटिश भारत के दौरान हुए किसान और जनजातीय विद्रोहों के बारे में है। काफी सारी जानकारी है इनमें, नाम, तारीखें, घटनाएं। तो आज कोशिश करते हैं इसका सार निकालने की, समझने की कि क्या पैटर्न थे। बिल्कुल। और ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार कोई ना कोई हलचल थी। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है विद्रोहों की, बल्कि ये उस समय के गहरे असंतोष की कहानी है। सही कहा। जैसे अगर हम इनको क्रम में देखें तो कुछ विद्रोह काफी पहले हुए। सन्यासी विद्रोह 1763 से, फिर भील विद्रोह, ओडिशा जमींदार विद्रोह 17। ये दिखाता है कि प्रतिरोध तो शुरू से था। हाँ, बिल्कुल। और हर विद्रोह की अपनी खास वजह थी, अपना एक चरित्र था। जैसे अगर हम किसानों के आंदोलनों की बात करें तो 1859-60 का नील विद्रोह बहुत अहम माना जाता है। हाँ, उसका जिक्र है। दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास का नाम आता है। इसे पहला सफल किसान आंदोलन भी कहा गया है। ऐसा क्यों? देखिए, इसकी सफलता के पीछे एक तो किसानों की अपनी एकजुटता थी, और दूसरा दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण। उस नाटक ने बागान मालिकों के अत्याचारों को बंगाली समाज के सामने, पढ़े लिखे लोगों के सामने इतने प्रभावी ढंग से रखा कि आंदोलन को बहुत नैतिक बल मिला। अच्छा, यानी कला का भी रोल था। ये दिलचस्प है। और किसानों के अलावा आदिवासी इलाकों में क्या हो रहा था? संथाल विद्रोह का नाम है यहाँ 1855-56। हाँ, संथाल विद्रोह, जिसे हुल भी कहते हैं। सिद्धू और कान्हो इसके नेता थे। ये भागलपुर से राजमहल के बीच के इलाके में हुआ, और ये बाहरी लोगों दिकुओं और अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आदिवासी संघर्ष था। और इसी तरह मुंडा विद्रोह भी। बिरसा मुंडा का नाम तो काफी जाना पहचाना है। हाँ, बिरसा मुंडा। उन्होंने तो खुद को भगवान का दूत भी घोषित किया था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व नहीं दिया, बल्कि एक तरह से धार्मिक और सामाजिक सुधार की भी बात की। बिरसाइत नाम का एक नया पंथ चलाने की कोशिश की। ये चीज उनके आंदोलन को एक अलग ही
मतलब ताकत देती थी। तो ये जो आदिवासी विद्रोह थे, क्या इनमें कोई कॉमन बात नजर आती है? मतलब स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, एक पैटर्न तो दिखता है। ज्यादातर मामलों में, खासकर जनजातीय विद्रोहों में, वजह ये थी कि औपनिवेशिक शासन ने उनकी जो अलग थलग दुनिया थी, हाँ। उसमें दखल देना शुरू किया। अच्छा। उनकी जमीन छीनना, जंगलों के इस्तेमाल पर रोक लगाना, उनकी पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ना। जब ये सब हुआ तो उन्होंने हथियार उठा लिया, जी, चाहे वो संथाल हो या मुंडा, जो कोल विद्रोह 1831-33 में भी शामिल थे, हाँ, कोल विद्रोह का भी जिक्र है। या फिर गारो जनजाति का पागलपंती विद्रोह, वो भी अर्धधार्मिक था। करमशाह ने शुरू किया था, पर उसमें भी जमीन और लगान के मुद्दे थे। तो मतलब आर्थिक कारण तो थे ही, साथ में धर्म और संस्कृति का भी एंगल था, विद्रोह माना जाता है। और उसका कारण सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं, जैसे माथे पर तिलक न लगाने देना या वो चमड़े की नई टोपी पहनने को कहना, इन चीजों से वो भड़क गए। इसी तरह पंजाब का कूका आंदोलन बाबा राम सिंह के नेतृत्व में, वो शुरू तो हुआ था धार्मिक सुधार और गायों की हत्या के विरोध में, पर बाद में उसने अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक रंग ले लिया। और मणिपुर का जिलियांगरोंग आंदोलन भी है। रानी गैडिनल्यू का नाम आता है इसमें। हाँ, जदोनांग ने शुरू किया था और बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रानी गैडिनल्यू ने नेतृत्व संभाला। नेहरू जी ने नानी की उपाधि दी थी। ये दिखाता है कि कैसे ये स्थानीय संघर्ष कई बार बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों से भी जुड़ जाते थे। बिल्कुल। और सीधे सीधे आर्थिक शोषण की बात करें तो दक्कन उपद्रव 1875 का जिक्र है। हाँ, वो मुख्यतः किसानों और साहूकारों के बीच का तनाव था, कर्ज का बोझ, ऊंची ब्याज दरें, और उसका एक नतीजा ये हुआ कि सरकार को थोड़ी रियायत देनी पड़ी। 1879 में वो दक्कन कृषक राहत अधिनियम पास हुआ। तो अगर हम इन सब स्रोतों को एक साथ देखें तो ये बात तो साफ है कि ब्रिटिश राज के खिलाफ जो विरोध था वो सिर्फ बड़े नेताओं या बड़े आंदोलनों तक ही सीमित नहीं था। जमीनी स्तर पर अलग अलग जगहों पर किसान, आदिवासी, सैनिक सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। एकदम सही कहा। ये सारे विद्रोह, चाहे छोटे हों या बड़े, सफल हुए हों या दबा दिए गए हों, ये दिखाते हैं कि प्रतिरोध लगातार जारी था। और ये सोचने वाली बात है कि इन अनगिनत स्थानीय संघर्षों ने, जिनका शायद इतिहास में उतना बड़ा नाम ना हो, उन्होंने भारत के लोगों की चेतना को कैसे जगाया होगा, कैसे उन्होंने आने वाले बड़े आंदोलनों के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए ज़मीन तैयार की होगी। ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर की पड़ताल कर रही हैं। हाँ, वो दौर जब क्रांति की आवाज बुलंद हो रही थी। बिल्कुल, जब कई लोगों ने, कह सकते हैं, स्थापित राजनीतिक तरीकों से हटकर एक अलग रास्ता चुना। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, टीजीटी, पीजीटी इतिहास नोट्स, वो 20वीं सदी की शुरुआत के ऐसे ही आंदोलनों, संगठनों और हाँ, व्यक्तिगत बलिदानों पर भी रोशनी डालती हैं। सही कहा। और ये जानना जरूरी है कि ये अलग धाराएं क्यों और कैसे उभरी। ये स्रोत यही दिखाते हैं कि आजादी की लड़ाई कोई एक सीधी रेखा नहीं थी। इसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना भी थी, सशस्त्र विद्रोह भी थे, विदेशों में संगठन भी बन रहे थे, और जैसा आपने कहा, व्यक्तिगत स्तर पर जान देने वाले लोग भी थे। तो ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, अलग अलग सोच और तरीकों ने मिलकर ही आजादी की लड़ाई को वो शक्ल दी जिसे हम जानते हैं। शुरुआत शायद विचारों के टकराव से हुई। हाँ। जैसे अरविंद घोष ने 1893 में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख लिखे थे। हाँ, और उन लेखों में उन्होंने नरमपंथी राजनीति की, मतलब जो याचिका वाली राजनीति थी, उसकी तीखी आलोचना की थी। तो ये सिर्फ एक लेख नहीं था, बल्कि एक तरह की चुनौती थी उस सोच को। बिल्कुल, ये एक वैचारिक जमीन तैयार कर रहा था, और इसका असर ये हुआ कि ये आलोचना सिर्फ कागजों तक नहीं रही, मतलब एक्शन में बदली। हाँ, कई लोगों ने इसे एक्शन में बदला। 20वीं सदी की शुरुआत में देखें तो ब्रिटिश अधिकारियों पर व्यक्तिगत हमले हुए, जैसे नासिक में जैक्सन की हत्या हुई। हाँ, अनंत लक्ष्मण कनेरे, उन्हें फांसी हुई थी इसके लिए। सही। और चापेकर बंधुओं ने पुणे में रैंड और एयर्स्ट्स की हत्या की थी। तो ये घटनाएं सिर्फ हिंसा नहीं थीं, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती देने का प्रतीक बन गईं। हाँ, और युवाओं में एक अलग तरह का जोश भरने का भी। इसी कड़ी में देखिए, मदनलाल ढींगरा का नाम आता है। 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या। उनका वो कथन बहुत प्रेरित करने वाला माना जाता है कि वो बार बार जन्म लेकर मरना चाहेंगे जब तक लक्ष्य पूरा ना हो। बिल्कुल। और इनसे भी पहले अगर देखें तो वासुदेव बलवंत फड़के थे, महाराष्ट्र में। हाँ, रामोसी संगठन वाले। वही, किसानों की हालत देखकर उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया और अदन भेज दिया गया,
जहां उनकी मृत्यु हुई। तो ये दिखाता है कि हथियार उठाने का विचार वो पहले से मौजूद था। तो जहां एक तरफ ये व्यक्तिगत बलिदान थे, वहीं विदेशों में भी कुछ संगठित प्रयास चल रहे थे भारत की आवाज बुलंद करने के लिए। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया। अच्छा, वो सिर्फ हॉस्टल नहीं था? नहीं, वो क्रांतिकारियों के मिलने का, योजना बनाने का एक बड़ा केंद्र बन गया था। और उनकी पत्रिका भी थी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। उसने भी विचारों को फैलाया। और फिर अमेरिका में गदर पार्टी। हाँ, 1913 में लाला हरदयाल द्वारा स्थापित, सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय था। और गदर पत्रिका का तो बहुत जिक्र होता है। बहुत ज्यादा। गदर पत्रिका कई भाषाओं में छपती थी और उसका मकसद ही था क्रांति का संदेश दुनिया भर में फैले भारतीयों तक पहुंचाना। इसी से जुड़ा वो कामाघाटा मारू प्रकरण भी है शायद। हाँ, वो भी इसी दौर की घटना है। वो दिखाता है कि विदेशों में भारतीयों के लिए राह आसान नहीं थी जब उन्हें कनाडा में उतरने ही नहीं दिया गया। तो ये सब बाहर चल रहा था। भारत के अंदर क्या हो रहा था? क्या यहाँ भी संगठन बन रहे थे गुप्त रूप से? हाँ, निश्चित रूप से। विदेशों के प्रयासों के साथ साथ भारत के अंदर भी जमीन तैयार हो रही थी, खुफिया तरीके से। सावरकर बंधुओं ने पहले मित्र मेला बनाया था, जो बाद में अभिनव भारत बना 1904 में। बिल्कुल। अभिनव भारत एक गुप्त समिति बनी। और बंगाल में भी देखें तो अनुशीलन समिति और विद्युत वाहिनी जैसे संगठन सक्रिय थे। ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। इस सब के बीच जाहिर है सरकार भी चुप नहीं बैठी होगी। कानपुर और मेरठ षड्यंत्र केस का जिक्र है इन स्रोतों में। ये क्या थे? हाँ, ये मामले दिखाते थी ब्रिटिश सरकार इन क्रांतिकारी और वामपंथी विचारों को लेकर कितनी चिंतित थी। 1924 का जो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस था, हाँ, उसमें ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद जैसे नेताओं पर आरोप लगा कि वो रूस की बोल्शेविक क्रांति जैसा कोई हिंसक बदलाव लाना चाहते हैं। बोल्शेविक शब्द यहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ इशारा करता है। अच्छा, और मेरठ वाला केस, उसमें तो शायद कुछ अंग्रेज भी शामिल थे। हाँ, वो 1929 का मामला था, मेरठ षड्यंत्र केस। उसमें 33 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उनमें फिलिप स्प्रेट जैसे 3 अंग्रेज भी थे। इस केस ने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ काफी ध्यान खींचा। और एक और बड़ी घटना थी, शायद लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की कोशिश दिल्ली में। हाँ, 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की कोशिश हुई। इसके पीछे रासबिहारी बोस का दिमाग था। हालांकि वो बचकर फिर जापान निकल गए थे। इतनी सारी गतिविधियां, इतने सारे लोग, इन सब के पीछे प्रेरणा कहाँ से आ रही थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। आनंद मठ जो 1882 में आया, उससे निकला वंदे मातरम गीत, वो तो राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। उसने देशभक्ति की भावना को बहुत जबरदस्त तरीके से जगाया। और अरविंद घोष का वो कथन भी है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। सही, ये उस दौर की सोच को, उस जज्बे को दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें यही बताते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष एक बहुआयामी संघर्ष था। इसमें सिर्फ एक तरीका नहीं था। हाँ, इसमें वैचारिक बहस भी थी, विदेशों से समर्थन जुटाने के संगठित प्रयास भी थे, जैसे गदर पार्टी, इंडिया हाउस। और भारत के अंदर गुप्त समितियां भी थीं, अभिनव भारत जैसी। और हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर बड़े बलिदान भी थे। बिल्कुल। ये जानना महत्वपूर्ण है कि इन क्रांतिकारियों के तरीके अलग अलग हो सकते थे। कोई बम का रास्ता चुन रहा था, कोई विदेशों में लॉबिंग कर रहा था, कोई लेख लिख रहा था। लेकिन लक्ष्य सबका एक था, भारत की आजादी। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इनमें से कई, जैसे बाद में भगत सिंह आए, वो समाजवादी और वामपंथी विचारों से भी काफी प्रभावित हुए। और यहीं पर भगत सिंह का एक और कथन सोचने पर मजबूर करता है, जो इन स्रोतों से थोड़ा आगे की बात है, पर इसी जज्बे से जुड़ा है कि सांप्रदायिकता भी उतनी ही बड़ी शत्रु है जितनी कि उपनिवेशवाद। बहुत प्रासंगिक बात है। हाँ, ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है कि बाहरी आजादी के साथ साथ आंतरिक विभाजन जो हमारे समाज में है, उनसे लड़ना कितना जरूरी है। इस पर विचार किया जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर की पड़ताल कर रही हैं। हाँ, वो दौर जब क्रांति की आवाज बुलंद हो रही थी। बिल्कुल, जब कई लोगों ने, कह सकते हैं, स्थापित राजनीतिक तरीकों की कहानी कहते हैं। तो फिर चलिए सीधे बात करते हैं संगठनों की। स्रोत हमें कुछ अहम संगठनों की स्थापना का क्रम बताता है। सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, 1920 में। फिर 1928 में आई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। हाँ। उसके बाद 1936 में डॉक्टर अंबेडकर की
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। और आज़ादी के ठीक साल 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मतलब INTUC। ये क्रम अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये दिखाता है कि उस दौर की विचारधाराएं कैसे पनप रही थीं, कैसे विकसित हो रही थीं। आप देखें, श्रमिक आंदोलनों से लेकर फिर समाजवादी विचारों तक, और फिर एक स्वतंत्र दलित राजनीति की आवाज, ये सब अलग अलग धाराएं थीं जो राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बना रही थीं। ये भारत के राजनीतिक परिदृश्य के कह सकते हैं बदलते रंगों का एक खाका है। हाँ, और विचारधारा की बात चली है तो एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ तब आया जब दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू पर ध्यान देना शुरू किया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं उन्हें। और उनका काम तो वाकई आंखें खोलने वाला था। हाँ, स्रोत बताते हैं कि मई 1867 में उन्होंने एक पेपर पेश किया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, और उसी में पहली बार धन निकासी यानी कि वो ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत सामने रखा गया। हाँ, वो ड्रेन थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण थी। और सोचिए, उन्होंने 1867-88 में प्रति व्यक्ति भारतीय आय का अनुमान लगाया था, महज 20 रुपए। 20 रुपए आज के समय में तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ। और देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये ड्रेन थ्योरी राष्ट्रवादियों के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली, आप कह सकती, वैचारिक हथियार बन गई। इसने पहली बार इतने साफ तौर पर दिखाया कि भाई ये ब्रिटिश नीतियां भारत को आर्थिक रूप से कैसे खोखला कर रही हैं। इसने जो राजनीतिक आज़ादी की मांग थी ना, उसको एक ठोस आर्थिक आधार दिया। इससे आम लोगों को भी मतलब ये समझ आने लगा कि औपनिवेशिक शासन का नुकसान सीधे तौर पर क्या है। बिल्कुल। अच्छा, आर्थिक नीतियों के अलावा सामाजिक स्तर पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप के उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि एक कानून था लेक्स लोकी अधिनियम 1850 का। लेक्स लोकी एक्ट, हाँ। स्रोत के मुताबिक इसका मकसद था कि जो हिंदू ईसाई धर्म अपना लेते थे, उनके पैतृक संपत्ति का अधिकार सुरक्षित रहे। हाँ। इसे जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ ये सोचना जरूरी हो जाता है कि उस समय इस कानून को कैसे देखा गया होगा। मतलब एक तरफ तो ये व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता हुआ दिखता है ना? जी। लेकिन दूसरी तरफ ये पारंपरिक भारतीय सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में एक सीधा औपनिवेशिक दखल भी था। हाँ। तो इसने निश्चित रूप से समाज के एक बड़े तबके में, कह सकते हैं, चिंता और शायद विरोध भी पैदा किया होगा। ये दिखाता है कि कानून कैसे सामाजिक बदलाव का जरिया भी बन सकता है और विवाद का कारण भी। सही कहा। तो जहां एक तरफ ऐसे कानून थे जो आम लोगों के जीवन पर, उनकी परंपराओं पर असर डाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश राज वो भारतीय अभिजात वर्ग को, मतलब एलीट क्लास को, साधने की कोशिश भी कर रहा था। इसका एक उदाहरण है स्टार ऑफ इंडिया जैसी उपाधियां। हाँ, टाइटल्स। जी, ये 1861 में शुरू हुई थी। एक गैर आनुवंशिक नाइटहुड थी जो यूरोपियन और भारतीय दोनों को मिलती थी। हाँ, और स्रोत में रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र है 1915 में, और रतन टाटा का भी, जिन्हें ब्रिटिश सम्मान मिले। हालांकि स्रोत उन्हें नाइटहुड ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से जोड़ता है। अब भले ही ये तकनीकी रूप से स्टार ऑफ इंडिया से अलग हो, पर ये दोनों ही उस पूरी ब्रिटिश सम्मान प्रणाली का हिस्सा थे, जिसके जरिए वो प्रभावशाली भारतीयों को अपने साथ जोड़ने की, या कह लें कि वफादारी सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे। तो ये दिखाता है कि कैसे मान्यता और सम्मान भी एक तरह से नियंत्रण का एक तरीका हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे संगठनों का बनना, आर्थिक शोषण का पर्दाफाश होना, सामाजिक कानूनों में बदलाव आना और ये उपाधियों का खेल, ये अलग अलग दिखने वाले बिंदु असल में एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं। ये हमें आधुनिक भारत के निर्माण की जो जटिल प्रक्रिया है उसकी एक झलक देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह हमने आज इन स्रोतों से कुछ चुनिंदा लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश की, क्या इतिहास के इन अलग अलग धागों को समझने का यही तरीका हमें आज के सूचना बहुल युग में, मतलब जहां इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या ये हमें तथ्यों को बेहतर ढंग से परखने और उनके गहरे अर्थों को समझने में मदद कर सकता है? अगली बार तक इस पर विचार करते रहिए। अगर IAS ज़ेन का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है, और शेयर करने से ये ज्ञान उन दोस्तों तक भी पहुंचेगा जो IAS की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नए लेक्चर्स और वन शॉट्स का नोटिफिकेशन सबसे